हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज मैं लेकर आई हूँ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स के रहते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने जो अपलोड किया है, वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं और बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर मैंने अपलोड किया है यहाँ पे। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट फ्यू ईयर्स में, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, जनरली ये 1 मार्क्स के रहते हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, डिफाइंस भी आ सकते हैं 1 मार्क्स में, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं आपसे लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम देखें तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल आर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक कि हमारी सेल का पावर हाउस क्या है। जैसे सबको पता होगा कि सेल में जो एटीपी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस है वो कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सेल का पावर हाउस कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड क्वेश्चन आता है, ए मसल इज कॉल्ड फैटीग व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डैश इन इट। तो अगर कोई भी मसल में फैटीग हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है कि मसल जो है फैटीग हो रही है, थक रही है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसके लिए इसलिए मसल जो है वो फटीग महसूस करती है। क्योंकि मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से लैक्टिक एसिड पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता है और उसका अकमुलेशन होने लगता है हमारी मसल्स में, जिसकी वजह से मसल्स जो है फटीग होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ। कि हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ये हमारी बॉडी में किसके कंट्रोल में है, तो वो हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे मेन हेड कौन है हमारी बॉडी का, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो है हमारा ब्रेन। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस में 2 पार्ट आते हैं ना, इसमें एक आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी रहते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यही हमारे नर्वस सिस्टम जो है एएनएस, हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो जनरली सडन फैटल हार्ट अटैक में टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ डैश आर्टरी। आपने सुना भी होगा कि हार्ट अटैक जो होता है वो क्यों होता है, कि कौन सी आर्टरी होती है जो ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें आती है मेरी कोरोनरी आर्टरी। सबसे मेन आर्टरी रहती है हमारी बॉडी की, जो ब्लड को सप्लाई करती है टू द हार्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट से ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। तो अगर इनमें ही ब्लॉकेज हो जाएगा तो हमारे हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द पल्स ऑफ अ पर्सन कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑन डैश आर्टरी इन द रिस्ट। अगर हमें किसी भी ह्यूमन बॉडी की पल्स को चेक करना है, तो आप लोग पल्स कैसे चेक करते हो, जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है, मतलब जो हमारी कलाई होती है हाथ की, उस पर जो आर्टरी होती है उस पर हाथ रखकर हम यही जानते हैं कि हमारी पल्स क्या है बॉडी की। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा है, तो कौन सी आर्टरी होती है, उस आर्टरी का नाम है हमारी रेडियल आर्टरी। ठीक है, जो हाथ की कलाई में होती है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, तो गस्टेटरी सेल्स आर फाउंड इन द डैश। ठीक है, गस्टेटरी सेल हमारी बॉडी में कहाँ मिलती हैं, तो हम देखें तो गस्टेटरी सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में टंग में मिलती हैं। ठीक है, टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उसमें ये सेल्स होती हैं गस्टेटरी सेल्स, जो सेंसेशन का काम करती हैं, टेस्ट का काम करती हैं। ठीक है, तो ये गस्टेटरी सेल्स जो होती है हमारी कहाँ पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, टंग में, उनकी टेस्ट बर्ड में। ठीक है,
सेवेंथ क्वेश्चन पे आए तो बाइल इज स्टोर्ड इन द डैश ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में बाइल जूस सिक्रीट होता है, जो कौन सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है, ठीक है। तो उस बाइल जूस को स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में, गॉल ब्लैडर में वो जूस जो है वो क्या करता है, स्टोर होता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए फर्दर, ठीक है। तो ये बाइल जो है हमारी बॉडी के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ लेंस कॉज अ डिफेक्ट इन द आईज इज कॉल्ड डैश। सबको आपको पता होगा कि कैटरेक्ट जिसे बोलते हैं मोतियाबिंद, एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, आंखों के जो लेंस होते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, मतलब लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नहीं रह पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, विजन में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटरेक्ट, ठीक है, जिसे बोला जाता है हिंदी में मोतियाबिंद। वही बताया यहाँ पे, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जब लेंस की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन पे आता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सिक्रेटेड बाय। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी के किस पार्ट से सिक्रेट होते हैं, वो होते हैं ओवरी से, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन सब में ग्रेट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी ओवरी से सिक्रेट होते हैं। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग इज कॉल्ड डैश रेस्पिरेशन। अब ये तो पता होगा कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में, इसे तो हम रेस्पिरेशन ही बोलते हैं, बट ये कौन सा रेस्पिरेशन है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जब हमारा एयर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, मतलब एयर बाहर से हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है, तो वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। जब हमारा लंग्स के अंदर ही वो जो एयर है, गैस है, वो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन पे, स्टार्टिंग एंड ऑफ द जॉइंट रिप्रेजेंट द डैश एंड ऑफ द बॉडी। बोन का, अगर हम बोन की बात करें तो बोन में दो एंड होते हैं, एक स्टार्टिंग एंड होता है, एक लास्ट। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ऐसे भी आ सकता है कि इन दोनों में से ही कोई एक आपको चूज करना है, तो ये आपके कन्वीनियंट भी रहता है अगर ऐसा आता है तो प्रॉक्सिमल एंड मतलब जो जॉइंट का जो स्टार्टिंग एंड, मतलब फर्स्ट एंड जो होता है उसे हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसे बोलते हैं डिस्टल एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, स्टडी ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म शो बाय बॉडी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। अगर हमारी बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म शो हो रही है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एंडोक्रिनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो एंडोक्रिनोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, उनकी स्टडी करना, वो हमारी क्या है, एंडोक्रिनोलॉजी है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी नाम से पता चला इम्यूनिटी से रिलेटेड है, मतलब हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ पे वही पूछा है कि स्टडी ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में जब कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ती है, उसको किल करने की कोशिश करती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी डिफेंसिव मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी जो है वो बाहर वाले एंटीजन से हमारी जो बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो बोलते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो इस कंडीशन को, इसको स्टडी को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। 13th क्वेश्चन देखें, एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम डैश टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कौन से टिश्यू से हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, वो रहता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 14th question, many molecules can move across the membrane by using the energy is called dash transport। ये आपने सुना भी होगा, ट्रांसपोर्ट दो टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, उसमें मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होता है, अंदर जाते हैं, अंदर से सेल्स के अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं। तो ये आदान प्रदान जो होता है सेल्स के अंदर, इन प्रोसेस को कुछ बोलते हैं। तो अगर जब वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उस ड्यूरेशन में एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको बोलना है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं यूज होती, विदाउट एनर्जी यूज होती, विदाउट एनर्जी वो प्रोसेस चल रही है, तो उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ वही बोला, बाय यूजिंग द एनर्जी, जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। तो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो
लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है सेल पर। जैसे बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक कंपोनेंट है। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इन दोनों कौन से ईआर में से हमारा लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है सेल में, वो होती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये सारे आपके एक तरीके के फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपका अगर आप अपना बेसिक क्लियर करके रखेंगे तो आप में आपके जो क्वेश्चन है वो उसी में से बनेंगे। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन ही रहते हैं। बस आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से अपना बेसिक को क्लियर करके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एमसीक्यूज पे। तो एमसीक्यूज कैसे आते हैं? द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ टोटल ऑफ, ह्यूमन स्केलेटन जो है वो कितनी, ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है आपको पता होगा, ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल डोनर। हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड के ग्रुप होते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो होता है हमारा ओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? वो था हमारा विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईसीजी ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट बीट इज डिनोटेड बाय। अगर हम ईसीजी की बात करें तो हमारा ईसीजी ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपने देखा हो, अगर हार्ट का अगर हम ईसीजी ग्राफ पढ़ें तो हमारा ईसीजी ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा जिसमें हमारे पी क्यू आर एस टी हमारा वो बनता है। ईसीजी में हम देखें तो पी क्यू आर एस टी से कुछ ईसीजी ग्राफ रहता है। ये वाला जो हमारा कहलाता है पी, ठीक है, क्यू आर एस। ठीक है, ये जो एलिवेशन आता है क्यू आर एस का आता है और ये वाला जो रहता है हमारा टी रहता है। ठीक है, जब भी हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है, तो इस तरह से कुछ ईसीजी ग्राफ बनते हैं पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो इनका कुछ अलग डिनोशन रहता है कि इनका क्या मतलब होता है। अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट में, ठीक है, तो जब हमारा हार्ट प्रॉपर रिलैक्सेशन वाली फेज में होता है तो वो टी वेव बनाता है। ठीक है, जब हमारा हार्ट जो है प्रॉपर रिलैक्स हो जाए तो उसमें आता है, जैसे बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टी वेव बनती है। तो वही आप पूछिए है कि द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट बीट डिनोटेड बाय, हार्ट बीट में जो रिलैक्सेशन का पीरियड आता है उसका, उसमें कौन सी वेव आती है? वो रहती है हमारी टी वेव। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैनले लूप, हैनले लूप इज, उसकी शेप क्या रहती है? एल शेप, यू शेप, एस शेप और वी शेप। तो हैनले लूप की हम बात करें तो हैनले लूप कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन्स में, किडनी में नेफ्रॉन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो हैनले लूप का हम देखें तो हमारा हैनले लूप जो है हमारा यू शेप का होता है। ठीक है, अगर हम किडनी के न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो बनता है। इस तरह से थोड़ा यू शेप का आपका यहाँ पे करेक्टिंग डट वगैरह होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा यू शेप का इस तरीके से बनता है पीसीटी। ठीक है, ये हमारा हैनले लूप वाला पोर्शन रहता है। तो यू शेप का हो गया, डीसीटी हो गई, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये हमारा वोमेन कैप्सूल हो गया। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आपको रिमाइंड हो तो यहाँ पे देखें तो हैनले लूप हमारा कैसा होता है? यू शेप का होता है। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मिडिल ईयर इज। अगर हम बोन ईयर की, बोन ईयर में हमारी बोन्स होती हैं तो उसका अगर हम अरेंजमेंट देखें तो हमारा अरेंजमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? ये वाला रहता है मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है ना? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। सबसे बाहर वाली बोन जो होगी हमारी क्या कहलाती है? मेलियस कहलाती है, फिर इनकस होती है और देन स्टेप्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है हमारा? लैंगरहैंस जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं जहाँ से हमारा क्या सिक्रेट होता है? हमारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, उसका एवरेज ड्यूरेशन जो होता है वो 28 डेज होता है। इससे भी वेरी करता है, वो डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर, वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। लेकिन हमारा अगर हम एवरेज स्टैंडर्ड वैल्यू देखें इसकी तो वो 28 डेज की होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 पे आए तो ये टेंडन जॉइंट्स, अगर हम टेंडन, हमारी बॉडी में टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं। तो हम टेंडन देखें तो टेंडन जो होते हैं ना मसल विद बोन, किसको कनेक्ट करते हैं, मसल को बोन से। ऐसे हम लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट हमारे बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए वाला, मसल विद बोन। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर पार्ट्स ऑफ लिवर प्रेजेंट इन दिस रीजन। मेजर पार्ट ऑफ लिवर, अगर हम इसकी बात करें, इसके को एक डायग्राम से हम समझाएंगे। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में लिवर जो है वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है, हाइपोग्रेस्टिक, एपिग्रेस्टिक, अम्बिलिकल या राइट एलियक। तो इसके लिए अगर डायग्राम देखिए आप, अगर हम इससे बात करें तो हमारी बॉडी में जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये रीजन है एब्डोमेन रीजन हमारी बॉडी का, तो उसको कुछ रीजन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें तो उसको कैसे डिवाइड किया है, यहाँ पर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से, ये हमारा जैसे दिख रहा होगा आपको इमेज में, तो ये हमारा जो है स्टमक वाला रीजन है, यहाँ पर हमारा लिवर है, ठीक है, लिवर है, स्टमक है और ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इसको हमें कुछ 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ये साइड वाला रहता है, ये हमारा हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहलाता है। इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपका स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में स्प्लीन, कोलोन, लेफ्ट किडनी और पेनक्रियाज, ठीक है। राइट लंबर थोड़ा नीचे आएंगे इससे, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर हो जाएगी, लिवर आ जाएगा। अम्बिलिकल रीजन में हमारी नेवल आती है यहाँ पे, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम आते हैं। लेफ्ट नंबर में हमारा कॉलन और लेफ्ट किडनी आएगी। इससे नीचे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारा लिवर जो है वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के, वो आता है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम। तो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन अलग अलग रीजन में अलग अलग हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, मेजर पार्ट ऑफ लिवर प्रेजेंट इन दिस रीजन। ऐसा नहीं है लिवर एक पर्टिकुलर ही एरिया में आएगा, वो दूसरे एरिया में भी प्रेजेंट है, लेकिन मेजर पार्ट कौन से में प्रेजेंट होता है वो आपका रहेगा हमारा अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा रीजन है, अम्बिलिकल रीजन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, टिश्यूज आर डेवलप्ड बाय विच जर्मिनल लेयर, ठीक है। तो टिश्यू हमारी कौन सी जर्मिनल लेयर से प्रेजेंट बनते हैं। तो अगर हम देखें तो हम एम्ब्रियो की बात करें, जब फीमेल की बॉडी में एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो वहाँ पर कुछ जर्मिनल लेयर्स होती हैं जिससे टिश्यूज बनते हैं। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, मीजोडर्म बीच वाली लेयर, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो मीजोडर्म जो होती है इससे हमारी टिश्यू डेवलप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच जंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग। अब यहाँ जंक्शन की बात करें, जंक्शन क्या होता है, जब दो सेल हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल आपस में कनेक्ट भी होती हैं, ठीक है, उन सेल में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो जो सेल जो होती हैं, जब दो सेल कनेक्ट होती हैं आपस में, तो वहाँ पर कुछ जंक्शंस होते हैं, जैसे कौन से जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ये कुछ जंक्शंस होते हैं जिससे सेल्स के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा जंक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है टू स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग, जिससे सब्सटेंस लीक नहीं होगा। मान लीजिए एक सेल जैसे ये है, ठीक है, एक ये सेल है, एक हमारी ये सेल है, ठीक है, ये दोनों ही आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ये हमारा क्या है, जंक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस सेल का कंटेंट इस वाली इसमें नहीं जाएगा, इस सेल का कंटेंट जो है इस वाली इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जंक्शन जो है इसको रोक के रखे हुए हैं, सेल लीक नहीं करेगा, सेल का कंटेंट जो है, सब्सटेंस जो है वो लीक नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा जंक्शन हमारा काम करता है, वो करता है हमारा टाइट जंक्शन, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे टाइट जंक्शन होगा। टाइट जंक्शन क्या करते हैं, दोनों ही सब्सटेंस को लीक नहीं होने देते हैं, दोनों ही सेल के, ठीक है। तो इसका ये आंसर रहेगा आपका टाइट जंक्शन, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया होगा, इसको इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी रहती है सेल्स में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा टाइट जंक्शन। नेक्स्ट आता है, टोटल थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, हमारी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी रहती है, 75 एंगस्ट्रॉम।
क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Thymus and spleen is a primary lymphoid organ. Bone marrow and thymus is a primary lymphoid organ. Spleen, tonsils. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़े होंगे आपने, तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये मेंटेन करने में काम करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. ठीक है, जहाँ से लिम्फ सिक्रीट होता है. तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो ये सेकेंड नंबर वाला रहेगा, बोन मैरो और थाइमस. ठीक है, इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. ठीक है, तो हमारा बोन मैरो थाइमस जो है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया है. मतलब कुछ ऐसे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डाले हैं, हिंदी ब्लैंक्स डाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लें. इसी तरह से और क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं बुक्स वगैरह में, तो वहाँ से भी आप एमसीक्यूज हैं, हिंदी ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड क्वेश्चन हैं, डिफाइंस हैं, इनको तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके 20 मार्क्स के जो रहते हैं ये पूछे जाते हैं. तो ये आपका मेजर पोर्शन कवर करते हैं, तो आप इनको अगर अच्छे से करेंगे तो आपका अच्छे मार्क्स जो है आप सिक्योर कर पाएंगे. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.